हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है, राइट एंड इजी ऑन प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। मतलब जो न्यूबॉर्न्स है, जो बेबीज़ हैं, उनके प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करेंगे हम। तो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रंस, इसमें देखते हैं प्रत्येक शल्य क्रिया अपने आप में एक अलग प्रक्रिया होती है, अतः ऑपरेशन की प्रकार व प्रकृति के अनुसार ही शिशु जो कि बच्चा उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। अंडर जनरल एनेस्थीसिया जब कोई ऑपरेशन, एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ज़रूरी होती है। अब इसमें क्या है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के पहले, बच्चे की किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई हो उसके पहले या सर्जरी होने के बाद जो हम केयर देते हैं बच्चे को, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद बच्चे को केयर दी जाती है, उसको हम, जो नर्स के द्वारा केयर दी जाती है, उसको हम नर्सिंग केयर कहते हैं। जिसमें यदि आप ऑपरेशन में प्री ऑपरेटिव केयर से पहले ही वेल प्लान्ड है तो प्री ऑपरेटिव केयर देने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता है। मतलब हमने ऑपरेशन के पहले ही, बच्चे की सर्जरी हो रही है उसके पहले ही अगर हमने कुछ प्लानिंग करके रखी है उसके बाद के लिए कि हमें क्या क्या बच्चे को सर्जरी से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है और सर्जरी के बाद क्या क्या चीज़ें हमें बच्चे को प्रोवाइड करानी है, ये सारी अगर हमने प्लानिंग कर ली उसको हम क्या कहेंगे, जो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन मतलब मनोवैज्ञानिक तैयारी, जिसमें क्या करते हैं, बच्चा छोटा है तो क्या करेंगे, उनके पेरेंट्स को हम साइकोलॉजिकल तरीके से प्रिपेयर करेंगे, मतलब उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। उन्हें बताना है कि ये जो हम सर्जरी कर रहे हैं इसके जो भी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी बताने हैं, साथ में उन्हें ये भी बताना है अगर वो ट्रीटेबल है, क्योर हो सकता है, तो हम उन्हें बताएंगे कि जो सर्जरी है उसके बाद जो बच्चा है वो ठीक हो जाएगा। अब शारीरिक तैयारी करना है, मतलब फिजिकल प्रिपरेशन करना है बच्चे को, जैसे एनेस्थीसिया वगैरह लगाना है, तत्काल शल्य पूर्व देखभाल करना है, मतलब इमीडिएट प्री ऑपरेटिव केयर करना है, साथ में क्या करना है, शल्य कक्ष में भेजना। अब फिर ओटी में क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में क्या है, यदि रोगी एक शिशु या वेरी यंग चिल्ड्रन है तो वह ऑपरेशन, एनेस्थीसिया, डेथ आदि शब्दों से अननोन होगा, उसे केवल अपनी माँ से दूर होने का ही दुख होगा। अगर बच्चा बड़ा है तो वह पेन, ऑपरेशन के वगैरह के बारे में जानता है, समझता है, तो वो उसको देखकर डरेगा। ऐसे बच्चे को आराम, दर्द और ऑपरेशन में पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए। बच्चे को अपनी बीमारी और ऑपरेशन के बारे में जानने बारे में जो भी डाउट्स हैं या डर है उसको क्लियर करना है। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में क्या है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता कि ये ऑपरेशन क्या होता है, एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो ये डेथ क्या होती है, ये चीज़ें से वो क्या है, अननोन होते हैं, ये इसका नॉलेज उन्हें नहीं होता है क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। तो उसे बस यही रहता है, जो माँ के थ्रू क्या है, बच्चा बहुत अटैच रहता है माँ से, तो उसे बस यही चीज़ का फियर रहता है कि मैं अपनी माँ से दूर हो रहा हूँ अब। पर अगर बच्चा बड़ा है, यहाँ तो छोटे बच्चे की बात कर रहे थे, छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसे बस एक ही चीज़ वो क्राई करेगा कि वो अपनी माँ से दूर हो रहा है। तो अब जो बड़ा बच्चा है उसको पता है पेन क्या होता है, तो वो ऑपरेशन और सारी चीज़ें वो थोड़ा समझता है तो वो डरेगा। अब ऐसे बच्चे को क्या करना है, जो पेन है, जो ऑपरेशन के बारे में सब चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी है, मतलब उन्हें बताना है कि आप ऐसा हम ये प्रोसीजर करने वाले हैं, आप इसमें ठीक हो जाओगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे हमें उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, साथ में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है। और अगर बच्चा कुछ पूछता है हमसे, उसके कुछ डाउट्स है सर्जरी से रिलेटेड कि मतलब इसमें मुझे पेन होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें, तो वो हमें क्या करना है, उसके डाउट्स को क्लियर करना है। ऑपरेशन से पहले पेरेंट्स को
ऑपरेशन के बारे में समझा देना चाहिए और एक रिटन कॉन्सेंट लेनी चाहिए। मतलब अब ऑपरेशन से पहले क्या करना है, पेरेंट्स को ऑपरेशन के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है और एक रिटन कंसर्ट मतलब एक क्या करवाते हैं, साइन करवाते हैं पेरेंट्स की। उसमें ये लिखा होता है कि अगर सर्जरी के ड्यूरेशन में अगर बच्चे को कुछ होता है तो उसकी रिस्क हॉस्पिटल की नहीं होगी। तो उस पर क्या करते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं ताकि कोई रिस्क ना हो। और क्या करना है, पेरेंट्स को समझाना भी है और उनसे साइन लेनी है। टॉयज़ और डॉल्स द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करके सिंपल और डायरेक्ट तरीके से पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में भी बच्चे व उसके माता पिता को बताना है। अब जो टॉयज़ है, डॉल्स है, उस पर डेमोन्स्ट्रेशन बताना है, एक सिंपल डायरेक्शन में बताना है कि आप किस टाइप से बच्चे की सर्जरी होने वाली है। तो माता पिता को क्या करना है, जो पेरेंट्स है उसको बताना है कि इस टाइप से हम बच्चे की सर्जरी करेंगे, जिससे कि जो पेरेंट्स है वो अवेयर हो जाए। अब फिजिकल प्रिपरेशन में क्या करेंगे, हमने बात की साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की। अब फिजिकल प्रिपरेशन में हम फिजिकली प्रिपरेशन करेंगे, बच्चे को एनेस्थीसिया वगैरह देंगे, उसका टेम्परेचर लेंगे। तो इलेक्टिव प्रिपरेशन से पहले बच्चे का वजन लेना है ताकि न्यूट्रिशनल नीड्स के जरिए वह अधिकतम अनुकूल वजन प्राप्त कर सके। अब क्या करना है, बच्चे का वेट चेक करना है कि जिससे क्या हो, जो भी उसकी न्यूट्रिशन नीड्स हो उसके थ्रू हम क्या कर सकें, उसका वेट गेन कर सकें। अब सर्जरी के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में पता लगाने के लिए टीपीआर को निरंतर रिकॉर्ड करना चाहिए। टीपीआर मतलब टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। तो सर्जरी की ड्यूरेशन में हमें अगर कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस आ रहे हैं, जैसे बीपी बढ़ रहा है या पल्स बढ़ रही है, पल्स कम हो रही है, तो हमें क्या करना है, ये चेक करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। आफ्टर दैट सर्जरी करेंगे। रक्त एवं यूरिन के रूटीन एग्जामिनेशन जैसे HB इलेक्ट्रोलाइट्स आदि में यह देखना चाहिए कि इनकी नॉर्मल वैल्यू में कोई चेंजेस तो नहीं है। अगर कोई कमी पाई जाती है तो चिकित्सा करानी है। अब हमें क्या करना है, उसका ब्लड टेस्ट करवाना है, यूरिन टेस्ट करवाना है, HB इलेक्ट्रोलाइट्स देखने हैं। इनमें सारी चीज़ों की हमें वैल्यू चेक करनी है कि नॉर्मल है या फिर अल्टरनेट है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, HB% आदि जांचें मेजर सर्जरी के बच्चे में पहले से ही करवा के रखनी चाहिए। अब क्या है, इसमें क्रॉस ग्रुपिंग मैच जो है करवाना है, बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लीडिंग टाइम कितना है, क्लॉटिंग टाइम कितना है बच्चे का, HB जो हीमोग्लोबिन कितने % है बच्चे में। तो अगर हम कुछ बड़ी सर्जरी करवाते हैं तो हमें उसके पहले ये सारी चीज़ें बच्चे की क्लियर करनी है। जनरल एनेस्थीसिया से पहले एक्सरे टेस्ट ज़रूरी है। अगर जनरल एनेस्थीसिया हम दे रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, जो कि हम एक पार्ट में सिर्फ बॉडी के बच्चे के एक ही पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया मतलब वो उतने ही जितने पार्ट में हमें सर्जरी करनी है उतने ही पार्ट को वो क्या करता है, उतने ही पार्ट को सुन करता है। तो अब जब हम जनरल एनेस्थीसिया करवा रहे हैं मतलब पूरी बॉडी जो है उसकी पूरी हम पूरी अनसेसिबल कर रहे हैं ना, कोई सेंसेशन नहीं होगा उसमें। तो अब उसके लिए क्या करना है, हमें पहले एक्सरे टेस्ट करना है कि जिससे हमें पता चल जाए कि कुछ अब एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। अब कब्ज़ होने पर हल्का लैक्सेटिव देना है। अगर कब्ज़ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बच्चे को, तो हम लैक्सेटिव देंगे। व्यापक सफाई के अंतर्गत जो हेयर्स हैं, स्किन्स हैं, नेल्स हैं, ईयर्स हैं और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्या करना है, क्लीन करना है। अगर सेविंग की ज़रूरत है तो सेव करने के बाद उस भाग की क्या करना है, स्पेशल केयर करनी है। अब इमीडिएट प्री ऑपरेटिव केयर, इमीडिएट प्री ऑपरेटिव केयर में क्या करेंगे हम, जो रोगी है मतलब जो बच्चा है उसको क्या करना है, वॉमिटिंग और एस्पिरेशन से बचाने के लिए क्या करना है, ऑपरेशन कराने से 8 घंटे पहले ही उसे मुंह में सब कुछ देना बंद करना है, मतलब नील करा देना। अनिवार्य रूप से इन्फेंट और नथिंग बाय माउथ रखना है। हाँ, हमने नॉर्मली देखा है जब किसी एडल्ट पर्सन की भी सर्जरी होती है तो क्या करते हैं हम, डॉक्टर कहते हैं कि आप इसको 6 घंटे पहले से ही कुछ नहीं खिलाओगे पिलाओगे, इवन उसे पानी भी नहीं देते हैं। किस लिए कि ऑपरेशन के बाद क्या होता है, अचानक वोमिटिंग होने लगती है या कुछ चीज़ें एस्पिरेट हो जाती है, तो इसलिए क्या करते हैं, उसको नील बाय माउथ रखते हैं या फिर नथिंग बाय माउथ कहते हैं जिसे।
तो उसको क्या करते हैं, कुछ भी हम सर्जरी के पहले 6 आवर्स के पहले कुछ देते नहीं हैं, कुछ ना पानी देते हैं ना खाना देते हैं, ठीक है। अब 3 घंटे तक नील ओरली रखना है, मतलब ऑपरेशन के बाद भी 3 घंटे तक के उसे कुछ नहीं देना है। समझदार बच्चों को नील ओरली की उपयोगिता बताना है, मतलब अगर बच्चे समझ सकते हैं, बड़ा बच्चा है तो हम उसे बताएंगे कि बेटा अगर आपने इस चीज़ को अगर डाइट ली या पानी लिया तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे हम उसे बता सकते हैं। तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को समझेगा और वो हमें कोऑपरेट करेगा। अब जो बच्चा है, बच्चे को वोमिटिंग या फीवर की शिकायत होने पर IV फ्लूइड्स द्वारा गुड हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अब बच्चे को अगर वोमिटिंग है या फिर फीवर हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो क्या करना है, हमें उसे IV फ्लूइड्स देना है और उसका जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन करना है। अब ऑपरेशन से पहले रोगी को पोंछ कर जो स्पंज देकर स्वच्छ कपड़े से, क्लीन क्लॉथ से क्या करना है, उसको कवर करना है, पहनाना है। सिर के बड़े बालों को बांधकर ऊपर की ओर रखना है और उन्हें टोपी जिसे या फिर हेड बैंडेज बांधना है। क्या करना है, ऑपरेशन के पहले उसको जो पेशेंट है उसको क्लीन करना है, उसकी स्पंजिंग करनी है, उसके क्लॉथ्स क्लीन करना है और क्या करना है, गाउन्स वगैरह वेयर करवाते हैं जब हम OT में ले जाते हैं सर्जरी के लिए, तो हमें वेयर करवाने हैं। जो उसके हेयर्स हैं वो हमें क्या करना है, अपर साइड में क्या करना है, उसे बाइंड करना है और या फिर हम उसे हेड बैंडेज भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर को प्री मेडिकेशन से पहले खाली कराना है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर को भी हमें क्या करना है, एम्प्टी करवाना है। अब वेगस रिफ्लेक्स को रोकने के लिए प्री मेडिकेशन के रूप में इंजेक्शन एट्रोपाइन देना है। अब क्या है, हमें क्या करना है, हम ड्रग्स देंगे, अब इंजेक्शंस देंगे एट्रोपाइन, जो कि हार्ट रेट को क्या करती है, मेंटेन करती हैं। तो इसलिए हम वेगस रिफ्लेक्स को रोकने के लिए मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। एट्रोपाइन रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है और हार्ट रेट को तेज करता है। इसे ऑपरेशन में 30 मिनट पहले देना है। अब ऑपरेशन के पहले क्या करना है, आधे घंटे पहले क्या देना है, बच्चे को एट्रोपाइन देना है, जो कि हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज़ करने का काम करता है। अगर हार्ट रेट कम हो रही है तो वो उसको इंक्रीज़ कर देगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू OT। अब हमने प्रिपरेशन कर ली, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कर ली, फिजिकल प्रिपरेशन कर ली, इमीडिएट केयर दे दी पेशेंट को। अब क्या करना है, हमें उसे ट्रांसफ़र करना है ऑपरेशन थिएटर में। रोगी के पूरे विवरण, सारे इंक्यूबेशंस और इन्फ्यूजन्स, ऑल रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, चार्ट, एक्सरे, कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यदि हो और केस पेपर्स आदि को क्या करना है, हमें ऑपरेशन थिएटर में क्या करना है, जो वहाँ की जो नर्स होती है, OT नर्स, उनके हाथों में हमें देना है। अब जब ऑपरेशन के लिए बच्चा जा रहा है तो उसके अगर कुछ एक्सरे हुए हैं, कुछ रिपोर्ट्स है, रिकॉर्ड्स हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो हमें क्या करना है, उनको वहाँ जो OT नर्स है उन्हें हमें देना है। रोगी को ट्रांसफ़र करने के बाद वार्म ऑपरेशन बेड जो है तैयार करना है। अब क्या करना है, हमने पेशेंट को ट्रांसफ़र किया OT में, उसके बाद हमें वार्म ऑपरेशन बेड रेडी करना है, मतलब जो रिकवरी रूम होता है वहाँ पर हमें पेशेंट के लिए बेड रेडी करना है। जब पेशेंट वहाँ से OT से आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, रिकवरी रूम में रखेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे, अब ऑपरेशन जब हो जाता है बच्चे का तो हम उसके बाद क्या क्या चीज़ें करते हैं, शल्य कक्ष जो कि OT से रोगी को रिसीव करते समय OT नर्स से इमीडिएट केयर के सभी निर्देश प्राप्त करना है। मतलब अब जब हम OT से बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो वहाँ की OT नर्स है उससे सारी चीज़ें पूछनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके वो फॉलो करने हैं कि कितने टाइम में टेम्परेचर लेना है, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुआ, और पेशेंट की ब्रीथ जो पल्स थी वो कैसी थी, और सारी चीज़ें जो है OT की जो नर्स है उन्हें पता होगी। तो हमें क्या करना है, उनसे सारे जो इन्फॉर्मेशंस है वो लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को शिफ्ट करना है। अब ऑपरेशन बेड के पास TPR लेने, मेजरिंग टेप, टंग, डिप्रेशर, माउथ गैग, आर्टरी फोर्सेप, गॉज पीस, सक्शन ऑपरेटर्स, इमरजेंसी, एंडोट्रैकियल ट्यूब, लैरिंजोस्कोप, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की व्यवस्था करना।
अब जो ऑपरेशन बेड है हमें क्या करना है, वहाँ पर पूरा TPR ट्रे जो है, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन का ट्रे रेडी करना है। अब उन्हें मेजरिंग टेप होना चाहिए, टंग डिप्रेशन होना चाहिए, हमारे पास माउथ गैग भी होना चाहिए, है ना। कभी इमरजेंसी के लिए हमें जो भी इमरजेंसी की सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होना चाहिए। अगर ऑन द स्पॉट अगर पेशेंट की अगर ब्रीथिंग कम होने लगती है तो फिर हम सडनली क्या करेंगे, इसलिए हमें क्या करना है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको भी वहाँ पे अवेलेबल करना है। अब बच्चे को सेमी प्रोन पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन में लिटाकर सिर को एक साइड से घुमाकर रखना है। ऐसा करने से सिक्रीशंस आराम से बाहर निकल जाते हैं और एयरवे खुला रहता है। जीभ एयरवे जो है पैसेज से दूर रहती है। मतलब अब हमें क्या करना है, बच्चे को सेमी प्रोन पोजीशन देना है या फिर हम सुपाइन पोजीशन, मतलब सीधे पीठ के बल सीधा लेटाना है बच्चे को। और ऐसा करने से क्या होगा, जो या फिर हम उसके क्या हम उसे लेटरल पोजीशन भी दे सकते हैं। अगर सेमी पोजीशन हम नहीं दे रहे हैं तो हम लेटरल भी दे सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जो भी सिक्रीशंस आएंगे बच्चे को तो वो कैसे होंगे, बाहर निकल जाएंगे माउथ के थ्रू। अब वाइटल साइन को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करना है। हमें क्या करना है, बच्चे का वाइटल साइन चेक करते रहना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। अब शॉक के लक्षणों, मतलब कुछ सिम्टम्स हैं शॉक के, जैसे पेलर, कोल्ड स्किन हो गया, टैकीकार्डिया, अचानक से ब्रीथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, टैकीपनिया हो जाएगी, अचानक से ब्रीथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये शॉक के सिम्टम्स हैं कि बच्चा शॉक में जा रहा है। अब हाइपोथर्मिया होने पर रोगी को जो पर्याप्त गर्मी देकर उसका उपचार करना है। मतलब अगर बच्चा हाइपोथर्मिया में जा रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है बॉडी का, तो हमें क्या करना है, उसे वार्म इन्वायरमेंट देना है और क्या करना है, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना है। रोगी की हालत को देखते रहना है, जैसे उसका श्वसन, त्वचा का रंग, शारीरिक ताप, बेचैनी आदि को बार बार देखना। अब हमें क्या करना है, रोगी की कंडीशन देखनी है बच्चे की, जैसे कि उसका रेस्पिरेशन हो गया, स्किन का कलर कैसा है और जो टेम्परेचर है वो कैसा है, वो हमें देखना है, सारी चीज़ें असेस करनी है। अगर रोगी साइनोज्ड है तो उसे O2 देना है। अगर ऑक्सीजन की कमी है, साइनोज्ड मतलब अगर बच्चे की बॉडी में लिप्स में, नेल्स में अगर ब्लूइश डिस्कलेशन हमें दिख रहा है, इसका मतलब बच्चे में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो उसे हम क्या करेंगे, O2 थेरेपी देंगे। अब सारे ड्रेनेज ट्यूब को चेक करना है, जो भी ड्रेनेज ट्यूब्स हैं उनको चेक करना है हमें। सारे ट्यूब, बॉटल या बैग और उपकरणों के कनेक्शन को चेक करना है, समय समय पर उनके फंक्शंस को भी चेक करना है। मतलब वहाँ पे जो भी मशीन्स रखी है, जो भी मैकेनिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट है, सारी चीज़ें हमें चेक करना है कि ये इनकी कंडीशन जो है ये कैसी है, चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। पेशेंट के IV फ्लूइड के फ्लो के प्रिस्क्राइब रेट को चेक करना है। अब जो IV फ्लूइड है उसके प्रिस्क्राइब रेट, मतलब जितना डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है कि हमको जो IV फ्लूइड्स है वो कितने क्वांटिटी में चलाना है, तो हमें उसको सेट करना है, उसको चेक करते रहना है। ठीक है, ज़्यादा और कम नहीं देना है, एक्यूरेट देना है हमें। अब पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन देना है कि बच्चे के होश आने पर उसके पास मौजूद रहे। मतलब अब जब बच्चा ऑपरेशन के बाद रिकवर हो रहा है तो पेरेंट्स को क्या है, बच्चे के साथ होना चाहिए। अब ऑब्जर्वेशन एंड केयर आफ्टर रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया। अब क्या है, बच्चे के व्यवहार और वाइटल साइन को नोट करना है। जो रिकवरी रूम में हमने बच्चे को शिफ्ट कर दिया, बच्चा जो है एनेस्थीसिया से बाहर आ गया है, अब बच्चा जो है होश में आ गया है, तो हमें क्या करना है, बच्चे के वाइटल साइन को चेक करना है और जो भी ड्रेनेज निकल रहा है उसकी क्वांटिटी और अमाउंट को हमें नोट करना है। डिहाइड्रेशन के साइन जैसे कि शंकन आइस हो गया, डिप्रेस्ड फॉन्टेनिल्स हो गया, पुअर स्किन, टर्गर स्किन, डिक्रीज आउटपुट हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करके रखना है। टेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, इनटेक कितना हो रहा है और बच्चा जो है यूरिन के थ्रू उसका कितना आउटपुट निकल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी है। एब्डोमिनल एस्पिरेशन के बाद फ्रीक्वेंट गैस्ट्रिक एस्पिरेशन और एब्डोमिनल गर्त को नोट करना है। अब जो भी एब्डोमिनल एस्पिरेशन हो रहा है या फिर कुछ गैस्ट्रिक एस्पिरेशन है, उसे हमें क्या करना है, नोट करना है।
मेजर और एब्डोमिनल सर्जरी को छोड़कर सिस ऑपरेशन में 4 घंटे बाद बच्चे को थोड़ा सा फीड ओरली दे सकते हैं। फर्स्ट फ्लूइड एकदम स्वच्छ, एकदम वाटर जो है बॉइल्ड होना चाहिए। मतलब कोई बड़ी सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसको छोड़ के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें क्या करना है, हमें 4 आवर्स के बाद में बच्चे को थोड़ा सा ओरली फीड देना है। हमें 2-4 बूंद देना है पानी की उसे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फीडिंग करवा सकते हैं। अब जो फर्स्ट फ्लूइड है वो एकदम कैसा होना चाहिए, वाटर बॉइल्ड होना चाहिए, एकदम स्टाइल होना चाहिए। अब फर्स्ट फ्लूइड जो है वो बच्चे को जब होश आ गया है उसके बाद देना है हमें। अब इसके बाद ओरली फ्लूइड जो है हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। अब फीड स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, देखना है कि जो बच्चा है वो इसको डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब मेजर सर्जरी होने की कंडीशन में बॉवेल्स, साउंड पेरिस्टाल्सिस, हमें गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना है। उसके बाद ओरल फ्लूइड पर्याप्त प्रारंभ न होने तक आईवी इन्फ्यूज़न देना है। जब तक बच्चा ऑपरेशन से आया है और जब तक उसका जो ओरली वो ओरली फीड अगर नहीं कर रहा है या कुछ हम उसे कुछ नहीं दे रहे हैं ओरली, तो हमें तब तक क्या करना है, उसको आईवी इन्फ्यूज़न चलाते रहना है ताकि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। अब इन्फेंट्स एंड टोडलर्स में एक्सक्रीटरी कैपेसिटी सीमित होने के कारण उनमें आईवी फ्लूइड्स देते समय विशिष्ट ध्यान रखना है। अब जो इन्फेंट्स है, टोडलर्स है, इनमें जो एक्सक्रीटरी कैपेसिटी होती है बहुत लिमिटेड होती है। मतलब बाहर एक्सक्रीट आउट करने की जो कैपेसिटी होती है, बॉडी से बाहर निकालने की बहुत ही क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो उसमें हम जो भी आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं उसके टाइम पे हमें क्या करना है, बहुत ही केयरफुली रहना है। अब लॉन्ग टाइम तक के आईवी फ्लूइड्स रहने पर जो रोगी है, बच्चा है, उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी करने के लिए अमाइनो एसिड्स और इंट्रालिपिड्स फ्लूइड देना है। अब प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या करेंगे हम इसमें, जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचने के लिए, बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। जो बच्चा है, बच्चे के कपड़े को हमेशा क्या रखना है, क्लीन रखना है, ड्राई रखना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, है ना, क्लीन रखना है। जो ड्रेसिंग है, हमें ड्रेसिंग करते टाइम क्या उसके जो क्लॉथ्स है वो भी स्टाइल होने चाहिए। सर्जिकल एब्सिप टेक्निक का यूज़ करना है जिसमें सारी चीज़ें हमें स्टाइल, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होनी चाहिए, किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और क्या करना है, पेरेंट्स को कंटामिनेटेड होने से बचाना है। अब पेरेंट्स को हाइपोस्टेटिक निमोनिया प्रिवेंशन ऑफ हाइपोस्टेटिक निमोनिया, तो जो हर 2 घंटे के बाद हमें क्या करना है, जो बच्चा है उसकी कंडीशन में चेंजेस करना है। और जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो अगर बेड पर है तो उसे क्या करना है, हमें धीरे धीरे वॉक करवाना। अगर वो चल सकता है, अगर बच्चा बड़ा है, थोड़ा चलने वाला है, तो हमें क्या करना है, उसको धीरे धीरे चलाना है। और बच्चों को डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करवाना है, छोटे बच्चों को हमें क्या करना है, केयर करना है। अब प्रिवेंशन ऑफ एम्बोलिज्म, इसमें क्या होगा, अर्ली एम्बुलेशन से सर्कुलेशन में सुधार होता है। और जो आईवी फ्लूइड्स या फिर ड्रग्स देते हैं, या भी जो एम्बोलस प्रिवेंटिंग जो टेक्निक्स हैं वो हमें यूज़ करनी है। प्रिवेंशन ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, बच्चे को माँ के पास छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। सिंपल प्ले का अरेंजमेंट पलंग पर ही करना चाहिए ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके और पेन व स्ट्रेस को कम महसूस कर सके। मतलब अब बच्चे को क्या करना है, अब माँ के पास हमें छोड़ना है ताकि वह अपने आप को सेफ़ महसूस कर सके, क्योंकि बच्चे अपनी माँ के पास ही खुद को सेफ़ महसूस करते हैं। तो हमें क्या करना है, उनको अपने मदर के पास छोड़ देना है और क्या करना है, एक सिंपल अगर प्ले का अरेंजमेंट करना है ताकि वो बच्चा जो है वो बेड पे ही लेटे लेटे प्ले कर सके, जिससे कि उसका क्या होगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। और अगर उसको पेन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ को कुछ टाइम के लिए फॉरगेट करेगा। अब प्रिवेंशन ऑफ ओवरफ्लो, इसमें क्या होगा, अब प्रिवेंशन ऑफ ओवरफ्लो में क्या करना है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को प्रॉपर इनपुट एंड आउटपुट मेंटेन करके बनाए रखना है। ओवरफ्लो के जो सिम्टम्स है उसको हमें ऑब्जर्व करना है, और जो ड्रेनेज ट्यूब है जहाँ से ड्रेनेज आउट हो रहा है उसको हमें क्या करना है, केयर करना, देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। अब लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ
फॉर डिस्चार्ज। अब क्या करना है, बच्चे को डिस्चार्ज करने की हमें क्या प्रिपरेशन करना है। डिस्चार्ज के लिए पेरेंट्स को पहले ही रेडी करना है ताकि वो डिस्चार्ज के बाद बच्चे की घर के ठीक प्रकार से देखभाल कर सके। मतलब उनको पहले इन्फॉर्म कर देना है डिस्चार्ज के पहले कि आपका बच्चा डिस्चार्ज होने वाला है, तो वो जिससे वो अपने घर में सारी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। उन्हें फॉलो अप मेडिकेशन, न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में पहले से ही एजुकेट करना है। कोलोस्टोमी की ड्रेसिंग घर पर करने से पहले पेरेंट्स को इसे डेमोस्ट्रेट करके बताना है। अब फॉलो अप के बारे में बताना है पेरेंट्स को। मेडिकेशंस कौन सी देनी है बच्चे को, न्यूट्रिशनल नीड्स मतलब कौन कौन सी डाइट बच्चे को देनी है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को एजुकेट करना है। अगर कोलोस्टोमी हुई है तो कोलोस्टोमी केयर के लिए पेरेंट्स को क्या करना है, घर में ड्रेसिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमको हॉस्पिटल में पहले जो पेरेंट्स हैं उनको डेमो दिखाना है कि आपको इस टाइप से ये चीज़ें फॉलो करनी है, ऐसे आपको केयर करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। क्लास, थैंक यू।